हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एएलपी CBT1 26 नवंबर 2024 शिफ्ट 2 का सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितने 3 वर्ष पूर्व थी। लड़के की आयु कितनी है? क्या सवाल कर रहा कि 6 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है 3 वर्ष पहले, लेकिन आज एक बच्चा का जन्म हो जाता है, फिर भी उस परिवार का औसत आयु आज भी उतना ही है जो 3 वर्ष पहले था। मतलब सवाल क्या कर रहा कि जैसे 6 वर्ष पहले मतलब 6 सदस्य था, उसकी औसत आयु 19 वर्ष है, तो इसका सम कितना होगा? 19 × 6 होगा कि नहीं? 19 × 6 जिसमें 6 सदस्य हैं, उसका एवरेज 19 दिया हुआ है, तो इसका सम कितना होगा? 19 × 6। लेकिन क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पहले की बात हो रहा है, तो वर्तमान में इसका आयु का सम कितना होगा? तो हर एक व्यक्ति 3-3 वर्ष बड़ा होगा कि नहीं? इसमें 3 वर्ष पहले का आयु दिया हुआ है, तो वर्तमान आयु कितना होगा? तो हर व्यक्ति का उम्र 3-3 वर्ष बढ़ गया हो कि नहीं? तो टोटल 6 सदस्य है, तो टोटल 18 आयु बढ़ गया कि नहीं? मतलब टोटल 18 आयु बढ़ गया कि नहीं? मतलब टोटल आयु हो गया कितना? मतलब हमने क्या निकाला कि जिसमें 6 सदस्य का एवरेज 19 है, तो इसका सम कितना होगा? 19 × 6। लेकिन 3 वर्ष पहले की बात है, तो हम निकाल रहे हैं कि वर्तमान आयु का सम क्या होगा। तो हर एक व्यक्ति तो 3-3 साल बड़ा होगा, तो इसे टोटल 6 सदस्य है, तो टोटल कितना आयु बढ़ गया? 6 से 18। मतलब वर्तमान में 6 सदस्य का आयु का सम कितना होगा? इतना होगा कि नहीं? लेकिन क्या कर रहा है, तो इसका सम कितना होगा? टोटल 9×6 = 54, 4 9×6 = 54, 4 5 6 5 11 और प्लस 18, इतना हो गया। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर आज एक बच्चे का जन्म हो तो मान तक उसका आयु 22 है, तो टोटल 7 सदस्य का सम कितना होगा? इतना। अगर इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 7 से हम डिवाइड करते हैं, तो इसका एवरेज निकलेगा कि नहीं? लेकिन कुछ कह रहा है कि जो जन्म होने के बाद भी टोटल 7 सदस्य का एवरेज कितना हो गया? 3 वर्ष जो पहले था कितना था? 19। तो 19 के 19 से रह गया, ना सवाल कर रहा है। तो ऐसे निकाल दे कितना होगा? 8 4 12, 2 1 3, 132 हो गया कि नहीं? अब प्लस 22 बराबर कितना होगा? 19 7 9 7 63 3 133। इसका मतलब 22 का मान कितना हो गया? 1 वर्ष आ गया कि नहीं? यही तो आपसे सवाल पूछ रहा था कि जो बच्चा जन्म है उसका आयु कितना 1 वर्ष का हो गया, ये सवाल पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए, ये सवाल क्या कर रहा कि रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि कुमार को 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर साथ मिलकर काम करते हुए 110 पृष्ठ के एक असाइनमेंट को टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा? ये सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा कि रवि 32 पृष्ठ को 6 घंटे में टाइप करता है और कुमार 40 पृष्ठ को 5 घंटे में टाइप करता है। तो पूछ कर रहा है कि दोनों मिल के 110 पृष्ठ कितने घंटे में टाइप करेंगे, ना पूछ रहा। तो पहले हम निकालते हैं कि दोनों मिल के एक पृष्ठ कितने घंटे में टाइप करेंगे। पहले निकालते कैसे निकालते हैं? जैसे मैं रवि, जैसे में क्या दिया हुआ कि रवि 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता,
तो एक पृष्ठ कितने घंटे में? 6/32। इतना घंटा में टाइप करेगा कि नहीं? लेकिन कुमार क्या कर रहा है कि 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है। तो एक पृष्ठ कितने घंटे में टाइप करेगा? 1/8 घंटा में टाइप करेगा कि नहीं? तो यहाँ से हम दोनों के एलसीएम लेकर टोटल निकाल सकते हैं कि नहीं? तो टोटल कितना होगा? 6 मान लेते हैं। तो इसका इफिशियंसी कितना होगा? 32। और इसका कितना होगा? 48 होगा कि नहीं? तो हम क्या निकालना चाहते हैं कि रवि और कुमार दोनों मिल के एक पृष्ठ कितने घंटे में टाइप करेंगे? तो कितने घंटे में? तो टोटल वर्क को दोनों के इफिशियंसी के से डिवाइड करते हैं। तो दोनों की इफिशियंसी का सम कितना है? 10 है। हमने क्या निकाला कि रवि और कुमार दोनों मिल के एक पृष्ठ कितने घंटे में टाइप करता है? कितने घंटे में टाइप करता है? तो कितने घंटे में? टोटल वर्क को दोनों की इफिशियंसी के से डिवाइड करें तो निकल जाएगा कि नहीं? मतलब दोनों मिल के एक पृष्ठ को इतने घंटे में टाइप करता है। तो पूछ क्या रहा है कि 110 पृष्ठ को कितने घंटे में टाइप करेगा? तो 110 से गुना कर दें कि नहीं? कितने घंटे हो गया? जिसको काटिए, 2 6 2 चौके 8, मतलब 33/4 आ गया कि नहीं? और 33/4 मतलब क्या हुआ? 8 चौके 32, 8 घंटे और 15 मिनट आ गया कि नहीं? और ये तो आपसे सवाल पूछ रहा था कि 110 पृष्ठ दोनों मिल के कितने घंटे में टाइप करेंगे? तो 8 घंटा 15 मिनट में। ये आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा ये सवाल देखिए क्या कह रहा कि अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दुगनी है और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है। अमिता के पिता की आयु और अमृता के बहन की आयु में 43 वर्ष का अंतर है। तो पूछ कर रहा कि अमिता और अमृता की आयु का योग क्या होगा? सवाल पूछ रहा। सवाल क्या कर रहा कि अगर सवाल में हमको दिया क्या है कि अमिता के पिता की आयु और अमृता के बहन की आयु का अंतर 43 वर्ष है। मतलब हमको अंतर किसका दिया हुआ है? अमिता के पिता की आयु और अमृता के बहन की आयु का अंतर दिया हुआ। मतलब हमको निकालना किसका है? अमृता के पिता की आयु और अमृता के बहन की आयु निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? तो अगर दूसरा लाइन को ध्यान से देखिए तो अमिता के पिता की आयु जो अमिता की आयु की दुगनी है। मतलब अगर हमको अमिता के पिता का उम्र निकालना है तो पहले हमको अमिता की उम्र निकालना होगा। और अगर हमको अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है, अगर हमको उसकी बहन की आयु निकालना है तो पहले हमको अमृता की आयु निकालना होगा। कैसे निकलेगा? तो पहले लाइन में क्या कह रहा कि अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। मतलब जिसमें अमिता हो गई और अमृता हो गई। अगर अमृता 1 वर्ष की थी तो ये कितना? 2 वर्ष 12 होगा कि नहीं? लेकिन सवाल क्या करा कि अमिता के जो पिता की जो आयु है अमिता से दुगना है। तो अमिता की आयु कितना? 1/2 है। तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा? 2x/4 हो जाएगा कि नहीं? और फिर क्या करा कि अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है। मतलब जो अमृता की जो आयु है जो बहन की आयु से दुगनी है तो उसकी बहन की आयु क्या होगी? आधी हो जाएगी कि नहीं? तो बहन की आयु कितना होगा? x/2। आई दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 43 वर्ष दिया हुआ कि नहीं? तो इसको सोल्व करके कितना होगा? 4x प्लस 8 माइनस x बराबर कितना होगा? 86 आ जाएगा कि नहीं? तो 3x बराबर कैसा होगा? 8 उधर आ जाएगा कितना होगा? 8 जगह 14 94। गलती हो गई क्या? जैसे में 2x प्लस 4, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 माइनस
x बराबर क्या होगा 3 दूनी 6 4 86। तो 3x बराबर क्या होगा 8 होता घटेगा तो 78 ना होगा। कितना होगा 78। 78 होगा कि नहीं। तो x का मान कितना हो गया 3 दूनी 6 6 26 बचेगा कि नहीं। तो x का मान 26 हो गया। तो अमृता क्या आयु कितना हो गया x+2 28 और अमृता का क्या होगा 26। तो ये दोनों का सम पूछ रहा है। तो दोनों का सम कितना होगा 54 बचेगा कि नहीं। और ये आपसे पूछ रहा था आंसर। अगला सवाल देखिए 5वां सवाल देखिए ये क्या कह रहा है। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो यह धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। सवाल पूछ रहा। तो हमने माना क्या चाहिए कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो 10 साल में अमाउंट कितना हो रहा है दुगना हो जा रहा है। तो पूछ कर रहा कि अगर प्रिंसिपल 1 है तो कितने साल में यह 16 गुना हो जाएगा। इन्हें सवाल पूछ रहा है। तो जब इस टाइप के सवाल रहे चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो तो पहले में क्या करते हैं बेस को इक्वल बना देते हैं। जैसे वहां पर 2 के पावर बेस दिया हुआ तो 16 को भी हम क्या कहते हैं 2 के पावर बेस में ले लेते हैं 2 के पावर 3। हमने क्या कहा कि जब इस टाइप के सवाल है तो पर बेस को इक्वल बना लेते हैं। जैसे में यहाँ पर 2 के पावर है तो 16 को भी 2 के पावर ले लेते हैं। जैसे पावर 1 होने में उसको 10 साल लग गया तो पावर 3 होने में कितना साल लग गया 30 साल लग जाएगा कि नहीं। ये ऑप्शन से पूछ रहा था। हमने क्या निकाला कि बेस को इक्वल बना दिए। तो बेस इक्वल बनेगा तो पावर 1 होने में उसको 10 साल लग गया तो पावर 3 होने में कितने साल लगे 30 साल। ये आपसे पूछ रहा था। 6वां सवाल देखिए ये क्या कह रहा है कि एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसे 1472 में बेचने पर उसे कितना का लाभ होगा। इसने कह रहा क्या कह रहा कि 1024 में जब कोई सामान बेचते हैं तो 20% का हानि होता है। मतलब 80% का मान कितना दिया हुआ मतलब 80% का मान कितना दिया हुआ 1024 दिया हो कि नहीं 80% का मान। तो सवाल क्या हुआ कि 80% का मान इतना दिया हुआ तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं कि जैसे में 1024 दिया हुआ क्या 80% का मान तो 1% का मान कितना होगा 80 से डिवाइड करते हैं तो 100% का मान कितना होगा इतना। तो इस सीपी तुम्हारा निकलेगा कि नहीं। और एसपी कितना दिया हुआ है 1472 दिया है कि नहीं। तो ये दोनों का हम रेशो निकाल देते हैं। हमने क्या निकाला कि जैसे 80% का मान 1024 है तो 1% का मान कितना होगा 1024/80 तो 100% का मान कितना से क्रम निकलेगा कि नहीं। और विक्रम दोनों का रेशो निकाल देते हैं ताकि हमको निकालना लाभ परसेंटेज। तो कितना होगा काटिए तो अगर 4 से काटेंगे तो कितना होगा 4 दूनी की 8 5 दूनी की 10 6 चौका 24 यहाँ से काटे कितना होगा 4 3 12 6 चौका 24 4 3 12 6 चौका 24 8 चौका 32 इतना होगा कि नहीं। अगर इसको हम फिर 4 से काटेंगे तो 6 चौका 24 4 चौका 16 यहाँ से 4 से काटे 9 चौके 36 4 दूनी की 8 92। अभी 8 से काटेंगे तो 68 64 होगा कि नहीं। मतलब कितना हो गया इस 2 जीरो से 2 जीरो तो इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 से काटेंगे 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा 4 दूनी की 8 जैसे मैं यहाँ पर सवाल को क्या कर रहे हैं कि जैसे हम 4 से काटेंगे तो क्या 4 दूनी की 8 4 3 12 23 आएगा कि नहीं।
तो कितना का लाभ कमा रहा है, 3 यूनिट का लाभ कमा रहा है कि नहीं। तो परसेंट में कितना कमा रहा है, तो 3/20 और गुने 100, 20 25 15% का लाभ कमा रहा है कि नहीं। और ये ऑप्शन से पूछ रहा था कि कितने का उसने लाभ कमा रहा है। अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल। ये क्या कर रहा है, इस सवाल को अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ और तीन 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 टर्म दिया हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पर इस सवाल को ध्यान से, एक इक्वेशन और 3 टर्म है, तो किसी दो को हम कुछ मान सकते कि नहीं। तो हम इसमें क्या कहते हैं कि बी को हम कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे बी को हम 0 पुट करते हैं तो क्या मान निकल के आएगा, तो जैसे हम बी को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, बी को 0 पुट करें तो a माइनस सी आएगा, और क्या आएगा -c इन आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, बी 0 पुट करें तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से निकल के आए कुछ AC माइनस AC और प्लस सी स्क्वायर। मतलब जब हम बी को 0 पुट करते हैं तो -AC और प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन से चेक कीजिए कि बी के मान 0 रखने पर कहाँ पर -AC और सी स्क्वायर आएगा। तो अगर पहला ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें बी को जैसे 0 पुट करते हैं तो हमको -C² आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो जैसे बी 0 पुट करते हैं तो इसमें C² आ ही ना रहा, मतलब बी नहीं होगा। उस तरह से सी चेक करते हैं तो एक रो में बी को 0 रखने पर C² नहीं आ रहा और नहीं डी में आ रहा, मतलब आंसर आपका कौन होगा, पहला। ये आंसर हो गया आपका वैल्यू प्रिंस से। 8वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। सवाल क्या पूछ रहा है कि जैसे में ये एक पेड़ है, ठीक, तो ये मात्र एक जमीन 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। सवाल क्या कर रहा है कि एक पेड़ है और उस पेड़ से 300 मीटर की दूरी पर इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। लेकिन जैसे ही पेड़ बड़ा होता है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन जा रहा है, 60 डिग्री बन जा रहा है। कह रहा है मतलब यहाँ पर 30 डिग्री कौन बना रहा है, 30 डिग्री का। लेकिन पेड़ जैसे बड़ा होता है तो उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इन्हें सवाल पूछ रहा, तो पूछ कर रहा कि पेड़ कितना बड़ा हुआ था, ये तो सवाल पूछ रहा। तो अगर हम सवाल को ध्यान से देखते हैं कि ए बी है, सी है और डी है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो छोटा त्रिभुज को देखते हैं कि ए बी सी, तो 30 डिग्री का है, तो ये कितना कोण का होगा, 60 डिग्री का होगा कि नहीं। तो 30 के सामने क्या होता है 1, और 60 के सामने क्या होगा √3 होगा कि नहीं। लेकिन अगर वही बड़ा त्रिभुज को देखते हैं ए बी डी को, तो 30 के सामने कौन होगा 1, पूरा 60 के सामने 1, तो मतलब 30 डिग्री का कौन होगा कि नहीं। बड़का त्रिभुज को ध्यान से देखते हैं तो 30 डिग्री का, तो 30 के सामने कौन 1 होगा और 60 के सामने क्या होगा √3 होगा कि नहीं, √3 होगा कि नहीं। मतलब 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ, √3 दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान √3, तो √3 यूनिट का मान कितना होगा 3, मतलब पूरा का पूरा लंबाई कितना हो गया 3 यूनिट हो गया कि नहीं। हमने क्या निकाला कि जैसे छोटा त्रिभुज का साथ से देखते हैं तो 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3। लेकिन अगर वही बड़ा त्रिभुज को देखते हैं तो 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3 होगा कि नहीं। तो 1 यूनिट का मान √3 दिया होगा, तो √3 यूनिट का मान 3 होगा कि नहीं। तो AD पूरा 3 है और AC 1 है, तो CD कितना होगा 2 यूनिट होगा कि नहीं। तब अब यहाँ पे देखें तो √3 का मान कितना दिया हुआ, √3 यूनिट का मान 300 दिया हुआ है कि नहीं। तो हम सवाल पूछ कर रहा है कि पेड़ कितना बड़ा हुआ था, मतलब 2 यूनिट का मान पूछ रहा, CD का मान पूछ रहा, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 300
√3 का मान 300 है, तो 1 का मान कितना होगा √3, बट इससे डिवाइड करते हैं तो 2 का मान कितना होगा इतना। अगर इसको परमेकरण करेंगे तो √3 पर तो √3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 200 √3 मीटर आएगा कि नहीं। और ये आपसे आंसर पूछ रहा था कि नहीं। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है। बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। इन सवाल पूछा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई में क्या, पाई में 11 छुपा हुआ, बट आंसर जो 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो चेक करते हैं कि 11 का मल्टीपल कौन है। तो 5 1 6 7 2 9, 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 5 10, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9, यही 11 का मल्टीपल है कि नहीं। मतलब डी आपका आंसर होगा कि नहीं। ऑप्शन हमने क्या निकाला कि जैसे बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई में क्या छुपा होता है 11, मतलब आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो सीधा हम 11 का मल्टीपल चेक कर दिए। अगर हम इसको बेसिस बनाना चाहते तो कैसे बेसिस बनेगा। क्या कर रहा है कि बेलन कि जैसे बेलन का ऊंचाई अगर एच है, तो रेडियस क्या है h+5 है कि नहीं। इस सवाल में दिया हुआ है कि नहीं। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 2 पाई, पाई का मान क्या होगा 22/7, 2 पाई आर एच। तो आर कितना है h+5 अगुण एच, और इसी का मान कितना दिया हुआ 792 दिया हुआ कि नहीं। अगर हम 11 से काटेंगे तो 11 7 77, और 11 दूनी के 22, 11 से तो यहाँ पर 2 4 बचा, तो 4 से कटेंगे तो क्या होगा 18 चौके 72, आया कि नहीं। मतलब आंसर कितना है, यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा h+5 इंटू एच बराबर क्या होगा 18 × 7 आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर एच का मान क्या रखेंगे 18 × 7 आ जाए। तो अगर हम एच का मान अगर 9 रखते हैं, एच का मान अगर 9 रखेंगे तो 9 और 9 5 14, तो 14 तो 18 × 7 आ गया कि नहीं। मतलब एच का मान क्या होगा 9 होगा कि नहीं। तो पूछ क्या रहा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई क्या होगा 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा 9 5 14 गुने 14 गुने ऊंचाई 9 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हो गया। तो इसको काटिए, गुना कीजिए, कैसे कटेगा 7 दूनी के 14, 2 2 दूनी के 4 14, चौके 56, तो 11 गुने 56 गुने 9। अगर 56 को 9 से गुना करेंगे तो 9 छक्के 54, 5 9 5 45 2 50, 504 को अगर 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 5 5, इन आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ये पूछ रहा था आपसे। अगला सवाल देखिए, 10वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 38 है, और इनके विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 38 दिया हुआ, तो इसका स्क्वायर और माइनस विकर्ण के स्क्वायर का अंतर इन होगा। मतलब घनाभ का आयतन क्या, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है कि घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होगा कि नहीं। तो a+b और 2 10 3 पर 60 और गुण a-b 6, कितना होगा 16। तो 16 6 के 96,
960 आ गया कि नहीं? ये आपका आंसर हो गया। पूछ रहा था कुछ नहीं, सवाल क्या कर रहा है कि जैसे मैं इस सवाल में क्या दिया हुआ है, अगर इस सवाल को ध्यान से देखे तो क्या दिया हुआ कि लंबाई और प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इस तीनों का सम 38 दिया हुआ है। अब विकर्ण विकर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। इसका मान कितना दिया हुआ? 22 का स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच का स्क्वायर का अंडर रूट होता है, इसका 22 का हो गया कि नहीं? तो सवाल क्या पूछा कि कुल पृष्ठ बा, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ही न होता है। और इसी का मान आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो क्या होगा? अगर हम एल प्लस बी और प्लस एच की होल स्क्वायर में से अगर एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर का सम अगर हम घटा देते हैं तो सीधे 2 इंटू एल बी प्लस बी पे एच एस नहीं निकल जाएगा। और यही तो आपसे पूछ रहा था, बस यहाँ पर डेट शॉर्टकट कर दिए। अगला सवाल देखिए, 11वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाने पर दहशत फैल गई। इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया और जनसंख्या घटकर 40-50 रह गई। तो मूल जनसंख्या क्या था? इन्हें सवाल पूछा कि माना कि गांव में पहले एक से जनसंख्या था, ठीक, उसमें से 10% का हैजा से मृत्यु हो गया, तो बचा कितना? 10% में तो 1/10 मतलब 9/10 बचा कि नहीं? मतलब इतना बचा, और शेष जितना बचा उसका 25% गाँव छोड़ के चला गया, तो बचा कितना? 25% मतलब 25 को 100, 3/4 बचा कि नहीं? तब बच कितना रहा? 40-50 बच रहा है कि नहीं? तो ये आपसे पूछ रहा था कितना होगा? 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 पचे 45, अगर 9 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो 15, 45, 150। तो x का मान कितना होगा? 15 चौके 60, 6000। मतलब पहले जनसंख्या कितना था? 6000 था कि नहीं? 12वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि होती है, तो राजस्व में क्या होता है? सक्सेसिव का सवाल होगा कि नहीं? तो सक्सेसिव क्या होगा? -10 प्लस 20 और -10 गुने 20/100, इतना होता है सक्सेसिव का। ए प्लस बी माइनस बी कितना होगा? 10 -2 बराबर क्या होगा? 8%। और ये तो आपसे पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए, 13 सवाल क्या कह रहा है कि दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटा कोण का माप के 5 गुना से 6 कम है। अगर छोटा कोण x है तो बड़ा कोण है क्या? तो इसके 5 गुना से 6 कम, ये बड़ा कोण है, तो ये दोनों कोण का सम कितना होगा? 90 डिग्री। अगर छोटा कोण x है तो बड़ा कोण क्या है? 5x/6, और दोनों कोण का सम क्या होगा? 90 डिग्री का। दो पूरा कोण का सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से निकाले तो कितना होगा? 6x बराबर 96, तो x का मान कितना होगा? 16। तो सवाल पूछा कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कितना है? 5x माइनस 6, तो 16×5 80, और 80 में से 6 घटाने कितना होगा? 74। ये आपका आंसर पूछ रहा था। 14 सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि सअभाज्य संख्याओं के समोच्च का महत्तम समवर्तक किसके बराबर होता है? मतलब सअभाज्य संख्या को प्राइम का महत्तम समवर्तक क्या होता है? 1 होता है। सिंपल सा बात। मतलब को प्राइम का महत्तम समवर्तक क्या होता है? 1। 15 सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि
34.56 का वर्गमूल क्या होगा, तो कितना होगा। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पर के 4 पर है तो 2 पर आएगा। 16 सवाल देखिए, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा। तो प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का सम क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2, 30 इंटू 31/2 सम होगा कि नहीं। तो इसका एवरेज निकालना तो क्या होगा, टोटल संख्या से डिवाइड करते 30 से, तो 15.5, ये आपका आंसर हो गया। 17 सवाल देखिए, ये क्या कह रहा कि 10 घंटा में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए चाल क्या होगी। ना पूछा कि 600 मीटर की दूरी 10 घंटा में तय करना हो तो उसका स्पीड कितना होगा। तो डिस्टेंस बटे टाइम 60 किलोमीटर पर घंटा होगा कि नहीं। यही आपसे आंसर पूछ रहा था। 18 सा देखिए, ये क्या कह रहा कि जब इस समानुपात की बात हो तो क्या होता है, बीच वाली जो दोनों संख्या इसका गुना और लास्ट वाली दोनों संख्या गुना इक्वल होता है। मतलब एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 25 गुना 36 के बराबर होगा कि नहीं। तो एक्स का मान क्या होगा, 30। और ये आपसे पूछ रहा था एक्स का मान क्या होगा, 30। 19 सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात 2, 5, 7, 10 है। तो चतुर्भुज के सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण कौन है, सबसे बड़ा कोण 10 है और सबसे छोटा कोण 2 है। मतलब दोनों का अंतर कितना, 8 आ रहा है। मतलब 8 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं। और 8 में क्या छुपा होता है, 4। तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 50 ही 4 का मल्टीपल है, नहीं है। 180 4 का मल्टीपल है, 45 चौक है, लेकिन ये 8 का मल्टीपल नहीं है। 120 15 चौक 60 है, ये 4 का मल्टीपल है कि 8 का मल्टीपल नहीं है। मतलब आंसर कौन होगा, 26 होगा कि नहीं। खत्म। इसको बेसिस से बनाते क्या होगा कि चतुर्भुज के चारों कोण का सम क्या होता है, 180 डिग्री 360 डिग्री। तो वहां से निकाल देना। 20 सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक वस्तु को उसके 500 के अंकित मूल्य पर 25% और 8% के तो छूट देने के बाद 1 रुपये में बेच देता है। तो एक्स का मान क्या होगा, सवाल पूछ रहा कि जैसे 500 मार्क प्राइस था, इस पर अगर हम 25% छूट देते हैं तो कितना बेचेंगे, 3/4 में बेचेंगे कि नहीं। फिर इस पर हम 8% का छूट दे रहे हैं, तो 8% का छूट देने में क्या हो, 4 दूनी की 8, 25, मतलब 23/25। तो 25 चौक 100, 25 चौक 100 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर 15 यूनिट 5 आएगा। तो हमेशा 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 का मल्टीपल तो 7 3 का, 5 2 7, 15 5 4 9, 3 का 15 गुना कीजिए, 15 गुना 23, 15 5 10, 3 13 14, 2 1 3, 345। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि 2.25 लीटर की आम के पेय की बोतल से 45 ml के कितने छोटे गिलास भरे जा सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 2.25 लीटर का एक बोतल है, उससे हमको 45 ml के कितने बोतल भरे जा सकते हैं। तो कितने भर सकता है, मतलब टोटल बोतल का आयतन कितना होगा, इतना लीटर का कोई एक बोतल है, ठीक। और इससे हमको 45 ml का बोतल बनाना था। कितना बोतल बनाना था, डिवाइड कर दिए। तो ml में है, लीटर में है, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ ml होता है कि नहीं। तो इसको डिवाइड करने का होगा 50 आएगा कि नहीं। ये आपका आंसर पूछ रहा था। जय हिंद दोस्तों।